Hello and welcome to the print. We have Union Minister and अपना दल एस चीफ अनुप्रिया पटेल जी विद अस। अनुप्रिया जी, बहुत स्वागत है प्रिंट से बातचीत में। Thank you. और हम अब आज की तारीख में बात कर रहे हैं और उस समय चुनाव अनाउंस हो चुके हैं 2 राज्यों में, साथ ही साथ यूपी में बहुत ही इम्पोर्टेंट बाईपोल्स अनाउंस हो चुके हैं। और मैं इसलिए इम्पोर्टेंट इसको बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए का और प्रदर्शन बिल्कुल बहुत खास नहीं रहा, या एक तरीके से कहा जाए तो उम्मीद के अनुसार नहीं रहा। और 9 सीटों पर ये चुनाव हुआ है यहाँ पर, जिसमें एक सीट है जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आ रही है। तो सबसे पहला सवाल मेरा उपचुनाव को लेकर भी है कि आपको क्या लगता है यूपी उपचुनाव कितना इम्पोर्टेंट है एनडीए के लिए और कैसे आप देखती हैं इसको? देखिए, चुनाव तो छोटा बड़ा, बाई इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, हर चुनाव इम्पॉर्टेंट होता है। और चूंकि हमारे कुछ सदस्य जो एमएलएस थे जीत कर चले गए तो कुछ सीटें वेकेंट हुई, तो अब ये एक सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव होने हैं। और ये जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, मुझे लगता है कि एनडीए की स्थिति मजबूत रहेगी। और बाई इलेक्शन का जो एक नेचर होता है कि लोकलाइज्ड इश्यूज़ पर कॉन्सेंट्रेट होता है, तो स्थानीय मुद्दे जब होते हैं और एक बचा खुचा टेन्योर होता है, तो आम जनमानस या आम वोटर भी यही सोचता है कि ऐसा प्रत्याशी हमने लाना है जो हमसे आसानी से जुड़ कर रहे, हमारे लिए सहज रूप से उपलब्ध हो, हमारी समस्याओं को शासन में ले जाकर उनका समाधान कर सके। ये भी एक नज़रिया, एक दृष्टिकोण सामान्य वोटर का होता है। और हमारी अपनी सरकार के कामकाज, कुल मिलाकर मैं देखूं तो उपचुनाव में बेहतर स्थिति में एनडीए रहेगा। इस पर मुझे कोई शंका नहीं है। लोकसभा चुनाव के परिणामों का आपने जिक्र किया, और ये सच है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को थोड़ा सा एक झटका ज़रूर लगा था। और उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें कम हुई थी, लेकिन अब उसका कारण भी सबके सामने स्पष्ट हो चुका है। एक दुष्प्रचार हुआ आरक्षण और संविधान को लेकर, जिसके कारण जो हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां केवल सबसे बड़ी देश की आबादी नहीं रहती है, बल्कि सबसे बड़ी ओबीसी और एससी एसटी समाज की आबादी भी है। तो उत्तर प्रदेश का मैं कहूँ आबादी का 50% से ज़्यादा तो ओबीसी समाज है, एससी एसटी बड़ी संख्या में है। तो ये वंचित तबका बड़ी संख्या में है, उनके बीच में ही ये आरक्षण और संविधान के ऊपर जो दुष्प्रचार गया, इसका प्रभाव हुआ, जिसके कारण हमें थोड़ी हानि ज़रूर हुई। लेकिन मोटे तौर पे मैं बात करूं तो अब वो दुष्प्रचार का समय ख़त्म हो गया है, लोगों को एक स्पष्टता आ चुकी है, उस भ्रम से वो बाहर निकले हैं। और मुझे लगता है कि उपचुनाव में एनडीए के लिए बेहतर नतीजे आएंगे। और ये 13 नवंबर को चुनाव है, उसके बाद हम देखेंगे भी। आप ही के जवाब से एक सवाल है मेरा। आपने कहा कि उस समय दुष्प्रचार हुआ, जबकि बीजेपी तो कहती है उसकी दुनिया में सबसे बड़ी आईटी सेल है, सबसे बड़ी पार्टी है वो। तो इतना बड़ी आईटी सेल और एनडीए का अलायंस इतना बड़ा, इतनी पार्टियां हैं, तो उस दुष्प्रचार को उस समय आप लोग काउंटर क्यों नहीं कर पाए? कुछ कमी रह गई? हालांकि आप ये बात ये भी बोलते हैं कि आपने 4th फेज के बाद ही शायद अलर्ट कर दिया था पार्टी को। देखिए, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र, सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आप इंडियन पॉलिटिक्स के इतिहास को उठाकर देखिए तो बहुत बार चौंकाने वाले परिणाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्सपेक्टेशंस के उल्टे ही आए हैं। तो ये एक बात तो स्पष्ट है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वोटर क्या चाहता है, वोटर का माइंडसेट क्या है, वोटर की नब्ज क्या है, इसको लेकर 100% आप कभी भी गारंटी नहीं ले सकते हैं। और ये अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है, जो हमारी खासियत भी है, हमारी खूबी भी है और हमारी ताकत भी है। और नहीं समझ पाई पार्टी, क्योंकि समझते समझते लेट हो गया, या काउंटर स्ट्रैटेजीज बनाते हुए देरी हो गई। कारण अब चाहे जो भी हो, मोटी बात यह है कि उस चुनाव में जो परिणाम अपेक्षित थे वो नहीं आए। लेकिन यह भी इतनी ही ज़रूरी बात है कि जो भी हमारा वंचित वर्ग, हमारा ओबीसी एससी एसटी वर्ग हमसे छिटका था, वो वापस हमारी तरफ आ रहा है। आपने अभी हरियाणा के चुनाव देखे, और हरियाणा के चुनाव में आपने देखा कि यही बातें हो रही थी, पूरा हरियाणा कांग्रेसमय हो गया था। सारे एग्जिट पोल, सारे पोलस्टर्स, आप सब लोग यही चर्चा कर रहे थे। लेकिन फिर पलट गया।
द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। आप देखिए किस तरीके से वहाँ ओबीसी, एससी, एसटी सब लामबंद हुआ और हरियाणा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। आपने तो फोर्थ फेज में प्रेडिक्ट कर लिया था। देखिए हम अपने हमारी छोटी पार्टी है, हम अपने ग्रास रूट वर्कर से सीधे कनेक्टेड रहते हैं। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी थी, मेरी एक और सीट भी थी, तो जितना हम फीडबैक ले रहे थे ग्रास रूट वर्कर्स थे, ये हमें समझ में आ रहा था कि ये जो एक हथियार इनको मिल गया है, ये वाकई में लोगों के मन में आ रहा है ये ख्याल, और ये विचार मजबूत हो रहा है। ये उस समय हमारे पास इतना समय भी नहीं था कि हम इतने लार्ज सेक्शन ऑफ वोटर को रीच आउट करके उनके जो गलतफहमियां हैं उसको दूर कर सकें। तो अब जो भी है, मुझे लगता है द पास्ट इज ओवर। और कोई सबक जो उस चुनाव ने सिखा दिया आगे के लिए? नहीं, सबक तो हर चुनाव सिखाता है जिस चुनाव में आप जीतते हैं वो चुनाव भी सबक सिखाता है, और हारते हैं तो वो भी सिखाता है। तो कुल मिला के मोटी बात यही है कि इलेक्शन को लेकर आप 100% श्योर कभी भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए जो कुछ भी हमें करना हो अपने वोटर को अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपने वोटर से जुड़े रहने के लिए और कनेक्टेड रहना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़रा सा भी अगर हम डिस्कनेक्ट होंगे तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ें क्रीप इन कर जाती हैं। तो सबक यही है, स्टे कनेक्टेड विद योर वोटर, दैट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो एक चीज़ हम जैसे अब अनुप्रिया जी से अब लोग कहते हैं कि मोदी 3.0, बीजेपी 3.0, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। आपका स्टेटमेंट था कि इट्स अ एनडीए गवर्नमेंट, तो एनडीए गवर्नमेंट तो पहले भी थी, लेकिन क्या इस बार बीजेपी कमज़ोर हुई है, इससे अलायंस पार्टनर स्ट्रांग हो गए? नहीं, ऐसा एक परसेप्शन मुझे लगता है मीडिया में ज़्यादा बनता है, बट लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। एनडीए की सरकार ये है, प्रधानमंत्री मोदी हमारे अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। कुछ पार्टनर्स हैं जो बड़े पार्टनर्स हैं और कुछ हमारे जैसे बहुत छोटे पार्टनर्स भी हैं। और एनडीए के अलायंस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये समझनी है, इट इज़ नॉट अ पोस्ट इलेक्शन अलायंस। तो ये हमारा प्री पोल अलायंस है, पोस्ट पोल अलायंस नहीं है। प्री पोल अलायंस ने सरकार बनाई है, इसलिए एनडीए में आप सोचो कि कहीं कुछ टर्ब्यूलेंस है, तो ऐसा है नहीं। ऐसा लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे पोस्ट पोल अलायंसेस की सरकारें देखी हैं। जब पोस्ट पोल अलायंसेस होते हैं तब अलायंस ऑफ कन्वीनियंस कह सकते हैं उसे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि लोगों का कोई कॉमन आइडियोलॉजी, कोई कॉमन एजेंडा नहीं बन पाता है, बस हमें सत्ता में आना है, देयर इज़ अ ग्रीड फॉर पावर, तो हम एक साथ आ गए। उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन जब प्री पोल अलायंस होता है, हम पहले से जुड़े होते हैं एंड इट्स बीन लॉन्ग, तब स्टेबिलिटी के इश्यूज नहीं होते हैं। तो ये ख्याली पुलाव पकाए जा सकते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। देयर इज़ नो ट्रबल ब्रूइंग फॉर एनडीए, और सब कुछ सहज रूप से चल रहा है। और हमारा एक बड़ा एजेंडा है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है, उसके लिए सारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं, जो जहां जिस कैपेसिटी में है। मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि कई बार हम लोगों ने खुद देखा, जैसे कि उपचुनाव चल रहा है, अब शुरू होने जा रहा है, इसमें जैसे संजय निषाद को सीट नहीं मिली, उनकी पार्टी को, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्हीं की सीट थी वो, तो वो नाराज़ बताए जा रहे हैं। कभी राजभर जी नाराज़ हो जाते हैं। आपके स्टेटमेंट भी हमें याद हैं, आपने जो पत्र लिखा सीएम योगी को, तो ऐसा कहा जाता है कि आप लोग थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं, खासतौर से स्टेट गवर्नमेंट पे। देखिए, निषाद जी की सीट है, मेरी अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मिर्ज़ापुर में एक मजवा सीट है, वहाँ से उनकी पार्टी के एमएलए जीते थे, फिर उन्होंने बीजेपी का टिकट लिया, वो बीजेपी से एमपी हो गए। अभी निषाद जी और बीजेपी, इनको साथ में बैठ के तय करना है अपने सीट का इक्वेशन, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। और दो पार्टनर साथ में बैठे हैं, तो ये सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर तो ये सब चलता रहता है, सब अलायंसेस में चलता है। लेकिन प्रेशर बिल्डिंग जो आपने कहा, तो मैं अपनी पार्टी की जिम्मेदारी ले सकती हूँ। हमारी पार्टी थोड़ा अलग मिजाज की है, ये प्रेशर बिल्ड करने वाले कोई कॉन्सेप्ट्स हमारे हैं नहीं। हमारी जो भी बात होती है वो हमने, चाहे मोदी गवर्नमेंट 1 हो, मोदी 2.0 हो, मोदी 3.0 हो, हमारे जो इश्यूज हैं, मेरी पार्टी के जो विषय हैं, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ हमारे कितने एमपीज हैं या कितने एमएलएज हैं या हमारी सरकार में क्या स्थिति है, अलायंस में हमारी क्या पोजीशन है, हमने उसे क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ प्रधानमंत्री जी से हमेशा
उनके सामने रखा है। नीट में ओबीसी आरक्षण पीजी के एडमिशन्स में लागू नहीं था। मैं तो छोटी सी पार्टी हूँ ना, आपने उठ और बीजेपी तो बहुत फुल मेजॉरिटी में थी, सेकेंड टेन्योर में उससे भी ज़्यादा, लेकिन हमको किसी ने रोका नहीं। और प्रधानमंत्री जी से स्वयं मैंने ये विषय उठाया तो प्रधानमंत्री जी ने उसका करेक्टिव रेमेडी करने में भी समय नहीं लिया। तो प्रेशर बिल्डिंग का कोई मतलब ही नहीं है। जो विषय आपने कहे कि यूपी को लेकर मैंने उठाया, मैंने तो पहले भी बहुत विषय उठाए हैं। मेरे आप पुराने सारे बयान उठाकर देख लो। मैं अपने विषय हमेशा कहती हूँ, और मैंने जो विषय यूपी में उठाए वो ऐसा नहीं कि मैंने अभी उठाए। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर तो अनुप्रिया पटेल 4 साल से कह रही है, जब से ये आंदोलन चल रहा है। आई हैव स्पोकन टू द टॉप मोस्ट लीडरशिप। हमारे सरकार में शीर्ष स्तर पे मैंने बात की, बीजेपी में टॉप लेवल पे बात की, सबके संज्ञान में इस विषय को मैंने एक बार नहीं कई बार लाया है। मैं अपना सवाल करेक्ट कर ले रहा मैं ये पूछना चाह रहा था, केंद्र में तो सब एकजुट दिखते हैं, जब यूपी में लगता है कि जैसे सीएम पर, योगी जी पर थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है या अपनी बात बहुत स्पष्टता से रखने की कोशिश की जा रही है। यूपी में ऑल वेल सा कई बार नहीं लगता कि आपने जो पत्र लिखा, आपके जो बयान आए, तो ऐसा लगा थोड़ा सा अनबन सी है या अलायंस पार्टनर को विश्वास में नहीं लिया? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारा अपना जो एनडीए अलायंस है उसमें अब हम 5 पार्टनर्स हैं। बीजेपी ऑब्वियसली हमारा लीड पार्टनर है, और हम सब सहयोगी दल हैं, चाहे राजभर जी हो और आरएलडी हो जो अभी हमारे साथ जुड़े, निषाद जी बाद में जुड़े। सबसे पुराना तो अपना दल है, सबसे पहले से हम ही जुड़े हुए हैं। तो हमारे अपने वोटर या जिन लोगों के लिए हम ये पार्टी बनी है, जिनके लिए हम खड़े हुए हैं, अगर उनके हितों के साथ कहीं कोई अन्याय इंटेंशनली या अनइंटेंशनली होगा, तो एक सहयोगी दल के रूप में हमारा क्या दायित्व बनता है? हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सरकार के मुखिया को कहें कि भाई ये गड़बड़ी सरकार में हो रही है, इसको आप दुरुस्त करें। तो ये तो हमारा मॉरल ड्यूटी है, ये तो हम करेंगे ही। देखा कि तो इसमें कोई प्रेशर बिल्ड करने वाली बात नहीं है। लेकिन इफ आई एम एन अलायंस पार्टनर, तो मेरी तो ये ड्यूटी है कि अगर मैं जिन लोगों के कारण इस अलायंस में हूं और जिन लोगों के लिए इस अलायंस में हूं, अगर उनके हितों की अनदेखी जाने अनजाने हो रही है, तो उसे सरकार के मुखिया के संज्ञान में लाना ये मेरा दायित्व है, वो मैंने निभाया है। ये क्योंकि अनुप्रिया जी, सरकारी नौकरी में ओबीसी रिजर्वेशन सही से लागू ना होना, इस ये मुद्दा आपने उठाया था, और उसके बाद शिक्षक भर्ती वाला भी जो मुद्दा आपने उठाया, तो इस पर क्या दिक्कत क्यों आ रही? बार बार ये मुद्दे, अभी भी कई छात्र अभी भी इको गार्डन में लखनऊ में इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन कुछ दिन पहले ही कर रहे थे, कई अभ्यर्थी, तो ये मुद्दे सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे? क्या कुछ? और देखिए, सरकार, ओबीसी वोट भी बीजेपी को उस तरह सरकारें जब काम करती हैं तो ऐसा होता है कि कुछ मसले प्रायोरिटाइज हो जाते हैं, कुछ मसले प्रायोरिटाइज नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसे मसले होते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और प्रायोरिटाइज नहीं हो पाते हैं, लंबे खिंचते हैं, जिससे जो पीड़ित वर्ग होता है उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और जब इसमें समय ज़्यादा लग जाता है तो वो अन्याय की जो भावना होती है वो प्रबल होती है। ये सामान्य सिद्धांत है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई, ये तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा ना, और फिर हाईकोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। तो अपना दल ने कोई अनोखी बात नहीं कही, जो सत्य है, जो फैक्चुअल है, वो हमने रखा। इसमें एक पॉलिटिकली इसको प्रायोरिटाइज करके सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता थी, जो नहीं निकला समय रहते। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, अब कोर्ट में तो लंबा खींचेगा। तो जो पीड़ित वर्ग है, अभ्यर्थी हैं, SC ST OBC समाज के बच्चे हैं, अब उनके लिए तो तकलीफ और बढ़ गई। तो हम डे 1 से यही कह रहे थे कि राजनीतिक रूप से इसका कोई समाधान निकालें, और आज भी हम उस पर कायम हैं, क्योंकि कोर्ट के भरोसे हम बैठे रहेंगे तो ये मसला खींचेगा। सरकार इसको प्रायोरिटाइज करके सॉल्यूशन निकाले, और हमने टॉप लेवल्स पर हमेशा इसके महत्व को भी बताया है, इसकी गंभीरता को भी बताया है। मुझे लगता है कि इसका संज्ञान में लेके कोई समाधान निकाला जाएगा, मुझे आश्वस्त भी किया गया है। और बाकी तो सहयोगी दल होने के नाते हमारा काम है अपने लोगों के दुख दर्द की चिंता करना, तो हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन 2014 में एक बहुत बड़े मार्जिन से और एक बम्पर जीत बीजेपी ने हासिल की। आप तो पहली अलायंस पार्टनर हैं यूपी में बीजेपी की उस टाइम से। 2019 में ज़बरदस्त जीत,
24 में लेकिन ओबीसी वर्ग का, दलित वर्ग का बीजेपी को उस तरह से सपोर्ट नहीं मिला। आपने पत्र लिखा सीएम ने की तरफ से, उसका एक सीएम ऑफिस से एक जवाब भी आपके एक पत्र का आया, और भी तमाम इस तरह की बातें हुई। लेकिन 27 में जब एक तरफ अखिलेश जी, जो अखिलेश यादव वहाँ पे मुख्य अपोजिशन लीडर हैं, वो पीडीए की बात कर रहे हैं, वो पिछले वर्ग को, दलित वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को साथ में लाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जो पहले एक बात कहा जाता था कि यादव एक तरफ है, नॉन यादव एक तरफ हो जाता, अब अखिलेश यादव ने मुझे याद है इंडिया ब्लॉक ने 11 कुर्मी लीडर्स को भी टिकट दिए इस बार। तो वो सबको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कैसे ओबीसी वर्ग बीजेपी के पास 27 में आएगा? और अगर बच्चे इसी तरह नाराज रहे, स्ट्रीट्स पर प्रोटेस्ट करते रहे, आप पत्र भी लिख रही है, तब भी सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे पता है ये सवाल थोड़ा कठिन लगेगा आपको, लेकिन नहीं, मुझे बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। अखिलेश यादव जी के पीडीए की आपने बात की, ये एक बार नहीं कई बार उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाल चुके हैं, और इनको पिछड़ा, दलित, ये सब तब याद आता है जब ये सत्ता से बाहर होते हैं। ये जो भी मसले आज उठा रहे हैं, जब ये सत्ता में रहते थे तब इन मसलों की चिंता नहीं होती थी, ना पिछड़ा याद आता था, ना दलित याद आता था। अब ज़रा सत्ता से दूरी हुई है तो सब याद आ रहे हैं। तो ये जो मैंने एक विषय और उठाया था कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें जो रिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं वो बार बार खाली रख के फिर डी रिजर्व हो जाती हैं। अब आप अखिलेश यादव की सरकार के समय का थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर लो, ये समस्या उस समय से आ रही है, आपने चिंता की? आप आज कहते हो कास्ट सेंसस करा लो, बिहार में कराई ना नीतीश जी ने, कास्ट सेंसस कराना चाहते थे। आप तो स्टेट में रहे ना, मुखिया रहे, आपने क्यों नहीं कराया? आप केंद्र में रहे, यूपीए 2 की सरकार को आप समर्थन दे रहे थे, नीट के पीजी एडमिशन्स में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं था, आपने चिंता की? तो सत्ता से बाहर होके पिछड़ा, दलित, कमजोर, ये सब बातें करना बहुत आसान होता है। सरकार में रहकर आपने कब आवाज उठाई? आप बहुत कुछ करा सकते थे। उन्होंने अगर चिंता नहीं की तो सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन जो सत्ता में है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है यूपी में, तो क्या योगी सरकार ओबीसी की और दलित की चिंता कर रही है? क्योंकि सहयोगी दलों को कुछ पत्र लिखना पड़ जा रहा है। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारी सरकार में भी अनदेखी हो रही है तो हम उस पर चुप बैठने वालों में से नहीं है। उठाते रहेंगे सवाल, हम तो बिल्कुल उठाएंगे, और हम बराबर सवाल उठाएंगे। हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। हमारे लिए सत्ता में होना, सत्ता में नहीं होना मायने नहीं रखता। हमारे लिए हमारे वंचित वर्गों के मसले मायने रखते हैं। तो मैं आज मंत्री हूँ, कल मंत्री नहीं हो सकती हूँ, इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं मंत्री होकर भी अपनी बात पर कायम रहूंगी, अपनी बात कहती रहूंगी। हाँ, ये जरूर है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी की अभी राजनीतिक ताकत कितनी है? इतनी नहीं है कि हर फैसले को हम कंट्रोल कर सकें, लेकिन आवाज उठाने से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। सिंगल मेंबर हूं, मेरी इतनी ही राजनीतिक ताकत है, लेकिन मैं चुप रहने वालों में से तो नहीं हूं। नहीं, अब वोकल पहले से ज्यादा हो गई बल्कि। नहीं, मैं हमेशा से वोकल हूं। स्टेट योगी सरकार पे ज्यादा वोकल हो गए। नहीं, योगी सरकार से तो हम कहेंगे ही ना, जो मसले हल नहीं हुए हैं उनको हल करिए। लेकिन इन मसलों को लेकर मैं लोकसभा चुनाव के बाद वोकल नहीं हुई। मैं आपको कह रही हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप से इन मसलों को पहले भी उठाया है, लगातार उठाया है, और ये हमारे शिक्षक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी हैं वो जानते हैं कि मैं लगातार इन मसलों को उठाती रही हूं। आखिरी में 2-3 छोटे आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी, मैंने इन मसलों को उठाया था इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एडिशनल सीट्स के क्रिएशन की घोषणा हुई थी। मुझे याद है बयान। वो इसलिए हुई थी क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने दिल्ली में बात की थी। फिर वो मसला कोर्ट में चला गया, चुनाव हो गया, चुनाव खत्म होने के बाद इसको टेकअप करने की जरूरत थी, जो हमारे राज्य सरकार ने नहीं किया, प्रायोरिटाइज नहीं किया, इसलिए वो समस्या फिर गंभीर हो गई। लेकिन वोकल जो मैं थी, अगर मैं पहले ना होती तो एडिशनल सीट्स की घोषणा नहीं होती। अब आपने अखिलेश जी पर बयान दिया तो उनका एक और आरोप है, इस सरकार में ठाकुरवाद चल रहा है, इस सरकार में एक जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। अखिलेश जी की सरकार पे भी तो कुछ ऐसे ही आरोप लगते थे, अपना जमाना भूल गए। एनकाउंटर और बुलडोजर पर क्या टेक है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये सब मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, इसलिए मैं इन मामलों में बहुत विस्तृत टिप्पणी नहीं करना चाहती।
लेकिन अखिलेश जी को अपने सरकार की लॉलेसनेस, गुंडाइज्म याद दिलाएं या याद है? क्योंकि मुझे आपका एक स्टेटमेंट है कि आप बुलडोजर पॉलिटिक्स पसंद नहीं करते हैं। नहीं, मैं अन्याय पसंद नहीं करती, और मैं रूल ऑफ लॉ की पक्षधर हूँ। इस देश का संविधान और कानून जो कहता है अपना दल उसका पक्षधर है। और फिर मैं कहूँगी कि चाहे बुलडोजर हो चाहे एनकाउंटर हो, इसमें क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, कौन दोषी है, ये तय करेगा हमारा कोर्ट। ये न्यायालय का काम है। जो भी दोषी है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए ये न्यायालय देखेगा, और न्यायालय इसको देख रहा है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। एक दो लास्ट में मेरे लाइटर नोट पे सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि आप पहले एनडीए की पार्टनर थी यूपी में, और आपने कहा मैं सिंगल एमपी हूँ अपनी पार्टी से और किसी से लेकिन कम नहीं हूँ। लेकिन ये बात क्या मन में नहीं रहती कि आपको इन्होंने एमओएस दिया, आप भी कैबिनेट में होते? इट डजेंट मैटर, हाँ, इट डजेंट मैटर। मेरी एम्बिशन, मेरी कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है कि मुझे कहीं कुछ प्राप्त करना है। आई एम वेरी क्लियर, मुझे जो प्राप्त करना है वो मेरे अपने वोटर के लिए प्राप्त करना है। मुझे जो प्राप्त करना है, जिन लोगों के लिए मैं खड़ी हूं उनके लिए प्राप्त करना है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ओबीसी आरक्षण पीजी के एडमिशन्स में, नीट में लागू नहीं था, वो लागू हो गया। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि ओबीसी मंत्रालय भारत सरकार में नहीं है, वो हमारी सरकार बनाए। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन हो, ताकि देश के कोने कोने से प्रतिभाशाली बच्चे आए, न्यायालय में पहुंचे। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अनुप्रिया पटेल एमओएस है या कुछ और है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने लेकिन इसी में कह दी कि ओबीसी मंत्रालय वाली बात आपने कह दी। थोड़ा सा इस बारे में बताइए, मतलब ये क्या डिमांड है आपकी? क्योंकि और कोई इतने अलायंस पार्टनर हैं, मैंने ऐसे बयान नहीं सुना कि ओबीसी मंत्रालय का अलग होना चाहिए। आपने इसको बड़ा देखिए, vocal- ओबीसी वर्ग देश की एक बहुत बड़ी आबादी है। मंडल आयोग ने जब गणना कराई, अनुमान कराए, उस दौरान 52-54% की बात होती थी। आज देश की आबादी कितना बढ़ गई? ओबीसी आबादी की अगर हम गिनती कराएं तो हमारी ओबीसी आबादी बहुत बड़ी आबादी है और उसके बहुत सारे मसले हैं। और आज हमारे पास एक छोटा सा डिवीजन है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में। मैं ये मानती हूँ कि देश की आबादी की 60% से अधिक आबादी जिस वर्ग की है, उसके इतने मसले हैं कि उनको सरकार के ड्यू अटेंशन की, फोकस्ड अटेंशन की आवश्यकता है। सेपरेट बजट की, सेपरेट मैकेनिज्म्स की, मतलब सरकार के कंप्लीटली फोकस्ड इनिशिएटिव्स होने चाहिए इन मसलों को हल करने के लिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि एक सेपरेट मिनिस्ट्री हम क्रिएट करें। हमारी देश के अंदर कभी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री पहले नहीं होती थी, इसकी आवश्यकता महसूस की गई तो इसे क्रिएट किया गया। या ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री नहीं होती थी, आवश्यकता महसूस की गई कि नहीं, जो हमारे ट्राइबल्स पॉपुलेशन है उनके विषयों को अलग से देखने की ज़रूरत है। ये लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी है, इसलिए अलग मिनिस्ट्री बनाई गई। अगर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री अलग से बन सकती है तो ओबीसी की आबादी कितनी बड़ी है? 60% से अधिक निकलेगी यदि गणना हो जाए तो एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनने से ओबीसी के जो लार्जर इश्यूज हैं उनको सरकार की ड्यू अटेंशन मिलेगी, समय पर उसका निस्तारण होगा। इस दृष्टि से मेरी पार्टी निरंतर ये बात कहती है कि समय आ गया है कि एक ओबीसी मंत्रालय हम बनाएं। आखिरी में चलते चलते सवाल कि आप जो पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसा कहा जाता है कुर्मी पॉलिटिक्स के अगर बड़े नेताओं की बात की जाए तो आज की तारीख में आपका नाम आता है। दूसरी तरफ विपक्षी दल भी इस बार 10 से 11 टिकट जो है वो कुर्मी वर्ग को दे दिए। तो उत्तर प्रदेश में हमें याद है जिस दौर में यादव पॉलिटिक्स की बात होती थी, आज की तारीख में कुर्मी ब्लॉक की बात होती है, क्योंकि सबसे इम्पैक्टफुल एक तरीके से कहा जाए, और दोनों तरफ के, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों उनको लुभाना चाहता है। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी के तरफ जो सपोर्ट कुर्मी लॉबी का 2014-19 में था वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि या विपक्ष ज़्यादा अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है? देखिए, क्योंकि सबसे पहले आपकी पार्टी का एक हिस्सा मुझे होके लगता है विपक्ष में गया। एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, पहली बात तो ये कि कुर्मी आबादी उत्तर प्रदेश में 52% के लगभग ओबीसी आबादी है, और उत्तर प्रदेश की आबादी का 8% कुर्मी आबादी है।
उत्तर प्रदेश के अंदर 18 मंडल हैं, 13 मंडल में कुर्मी आबादी है, बहुत प्रभावशाली है। लोकसभा की कई सीटें, विधानसभा की कई सीटों पर अपना प्रभाव रखती है, असर डालती है। रामपुर से लेकर बलिया तक कुर्मी आबादी है। तो ये एक बहुत ही एक प्रभावशाली बिरादरी है और आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज के हम वंशज हैं। दैट इज द सेंटिमेंट कि जिन्होंने अपने राज्य कोल्हापुर में सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था की वंचित तबकों के लिए, हम तो उनके वंशज हैं। जिसने देश को एक किया, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम तो उनके वंशज हैं। ये सेंटिमेंट है इस बिरादरी का। और एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, तो एक बड़ी बिरादरी है, बड़ा इम्पैक्ट है। जब सीट्स का टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये ज़रूरी होता है कि हर सीट के कास्ट कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि आबादी का फैलाव किस तरीके से है और प्रभाव किस तरीके से, उसके दृष्टिगत पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस कम्युनिटी को लुभाती हैं, इनको टिकट देती हैं, तो ये तो सामान्य राजनीति का नियम है। आपको ऐसी बिरादरी को जिसका प्रभाव अधिक है देना ही पड़ेगा। दूसरी बात रही कि अपना दल, आप इसे एक कुर्मी पॉलिटिक्स के कटघरे में कैद करना चाहेंगे, लेकिन मेरी पार्टी, मैं कुर्मी हूं शायद इसलिए आप मुझे बार बार कहते हैं एक कटघरे में कैद करते हैं, या मेरी पार्टी को, हमारी पार्टी ने हमेशा से समग्र रूप से पूरे वंचित वर्ग की बात की है, SC, ST, OBC सब। तीसरी बात आई कि वोटर छिटका, तो मैं इस पे थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स रखूंगी कि अगर लोकसभा के जो परिणाम आए उसको कहीं ना कहीं हमने ओवररेट किया। यानी अगर आप देखें कि NDA का कितने परसेंटेज डिक्लाइन हुआ, ऑलमोस्ट 7%। इंडिया ब्लॉक ने कितना गेन किया, 19%। इस दोनों के बीच में आप बहुजन समाज पार्टी की भूमिका देखो, 10% के करीब, अगर मुझे फिगर्स ठीक याद हैं, 10% के करीब डिक्लाइन हुआ। यानी मेजर शिफ्ट जो हुआ वो हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर का था, वो इंडिया ब्लॉक की तरफ हुआ, एंड दैट वाज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द फॉल्स नैरेटिव एंड प्रोपेगेंडा विच वाज प्रोपेगेटेड बाय द ऑपोजिशन। तो ऐसा नहीं है कि OBC नहीं छिटका, SC ST नहीं छिटका, सब छिटके। और कुर्मी OBC बिरादरी है, OBC बिरादरी छिटकी, थोड़ा कुर्मी भी छिटका। टिकट बहुत दी उन्होंने। टिकट तो मैंने आपको बता दिया कि अगर इतनी प्रभावशाली बिरादरी है, आबादी है, रामपुर से लेकर बलिया तक है, तो जब हम, अब मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाती हूँ, सब पॉलिटिकल पार्टीज चलाते हैं, जब हम एक असेंबली सेगमेंट को या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कास्ट कॉम्बिनेशंस क्या हैं। तो वोट की कैलकुलेशन तो सबने करनी है, तो वो तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते, वो तो आपको ध्यान में रखना ही है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि बड़ा अट्रैक्शन समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक की तरफ उत्पन्न हो गया, चमत्कार हो गया और लोग चले गए, OBC SC ST समाज को बड़ा पसंद आ गया, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक भ्रम, एक दुष्प्रचार ने लोगों के मन में एक भय पैदा किया, उस भय का दोहन विपक्ष ने किया। पॉलिटिक्स अनप्रिडिक्टेबल है, लोग उस भय से ग्रस्त हुए, चले गए, लेकिन फिर वो वापस हैं, बैक टू द NDA फोल्ड। देखिए, काठ की हांडी एक बारी चढ़ती है। You can't fool somebody in the same way time and again. You won't succeed. You will fail. तो काठ की हांडी चढ़ गई भाई। एक बार आपने भ्रम फैलाया, लोगों को डरा के, उनको भ्रमित करके ले लिया, अभी हो गया, अब दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। People know what the truth is. लास्ट चीज़, हम अपना इंटरव्यू हम लोग ख़त्म करते करते, आज के दौर में जब बड़ी बड़ी पार्टियां की बात होती है, लेकिन स्मॉलर रीजनल पार्टीज एक बड़ा पावर ब्लॉक बनते जा रहे हैं, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। चंद्रशेखर आज़ाद भी अपनी पार्टी उनकी है, इधर निषाद पार्टी है, इधर आपकी पार्टी बड़ी चर्चित पार्टी, आपकी पार्टी के 2 सेगमेंट हुए, एक उधर चला गया इंडिया ब्लॉक की तरफ, अब वो अलग होकर PDM हो गया है। तो स्मॉलर पार्टी जितने ब्लॉक बनते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है इतनी बड़ी पार्टियों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे समाजवादी हो, इन सबको काम नहीं चलने वाला बिना स्मॉलर रीजनल ब्लॉक के?
देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि स्मॉलर पार्टीज़ या रीजनल पार्टीज़ जिनको आप कहते हो, इनका उदय क्यों होता है? भारत की आबादी 140 करोड़ और उसमें भी इतनी सारी विविधताएं, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, बहुत विविध है समाज, इसलिए लोगों के मसले तमाम प्रकार के हैं। नेशनल पार्टीज जो होती हैं हमारी, वो ब्रॉडर इश्यूज पे फोकस करती हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ग्रास रूट लेवल पे जाके सोसाइटी बहुत डाइवर्स हो जाती है, तो हर एक छोटे से तबके का कुछ एक मसला होता है। हो सकता है कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस का ना हो, लेकिन उस एक छोटे से वर्ग के लिए शायद वो मसला सबसे महत्वपूर्ण हो। नेशनल पार्टीज एक लार्जर पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर फोकस करती हैं और ये माइक्रो लेवल इश्यूज छूट जाते हैं। इनको एड्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं ये हमारी छोटी छोटी पार्टीज एमर्ज करती हैं, और ये प्रक्रिया लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में जहां समाज में इतनी विविधताएं हैं, ये कभी रुकेगा नहीं। तो जो मसले नेशनल पार्टीज टच नहीं करती हैं, जिन पर वो ध्यान नहीं दे पाती हैं, रीजनल पार्टीज उन मसलों को उठाती हैं और उन्हें नेशनल डिस्कोर्स के सेंटर में लाती हैं। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जो हमारे जैसी पार्टियां देश की केंद्रीय राजनीति के केंद्र में लाती हैं। ये हमारा महत्व है। तो क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ा तबका जुड़ा रहता है, लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं, तो अब हम इस कोएलिशन पॉलिटिक्स में लार्जर पार्टीज और स्मॉलर पार्टीज सब एक साथ आते हैं, तो वहाँ बड़े मसलों पर भी बात होती है और छोटे मसले भी एड्रेस होते हैं। तो रीजनल पार्टीज की अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और मुझे लगता है कि ये हमारे लोकतंत्र की ब्यूटी भी है, ताकत भी है, और ये देश के लिए अच्छा कर भी पा रही है। ताकत ही है कि उनके बिना काम नहीं चल पा रहा, ना इंडिया ब्लॉक का, ना एनडीए ब्लॉक का, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का। आपको आबादी के हर हिस्से की अपेक्षाओं को पूरा करना है, यही तो लोकतंत्र के सही मायने हैं ना। बहुत शुक्रिया अनुप्रिया जी, इतना अनफिल्टर तरीके से अनुप्रिया पटेल जानी जाती हैं अपने बयानों को लेकर, अपने स्टेटमेंट्स को लेकर। उसी तरह इंटरव्यू भी बहुत अनफिल्टर तरीके से देती हैं। बहुत शुक्रिया। प्रशांत दिस साइड फ्रॉम द प्रिंट, कीप वॉचिंग द प्रिंट।